हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बातें करेंगे जीव विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसी शाखाएं जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? तो इनमें से आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है एपीकल्चर और आपका दूसरा होगा सेरीकल्चर। एपीकल्चर बोले तो मधुमक्खी का पालन और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीटों का पालन। तो हम पहले चर्चा करेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और जिसका अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कई प्रकार हैं। जो भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। उनमें आपका पहला है मालबरी रेशम, जो 89% पाया जाता है, यानी मालबरी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है। ईरी जो है दूसरे नंबर पर 8% और तीसरे नंबर पर है टमर और चौथे पर आपकी है मूंगा, ये जो 0% 4% पाई जाती है, 0.4%। और पूरे भारत में आपका सबसे उच्चतम जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। लेकिन हम रेशम के कीड़ों के बारे में कुछ समझ लेते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जो जूट का होता है, जूट अलग होता है, रेशम अलग होता है। जूट का जो पालन किया जाता है, जूट जो है वो पौधों से निकलता है। रेशम जो है पौधों पर ये एक कीड़े पाले जाते हैं, उन कीड़ों से पैदा किया जाता है रेशम। और जूट जो होता है, जूट के जो बोरे बनते हैं और सीट कवर बनाने में भी उनका काम होता है जूट का। तो वो पौधों के तने से निकलता है जो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यहाँ हम रेशम के कीड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। रेशम के कीट जो होते हैं वो शहतूत का एक वृक्ष होता है, उसी पे ये पाले जाते हैं, शहतूत के वृक्ष पर, जिसे आम भाषा में वैसे तूत कहा जाता है। ग्रामीण इलाकों में तूत के जो वृक्ष होते हैं उस पर इसका पालन किया जाता है। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि रेशम के किस कीड़े से जो रेशम प्राप्त किया जाता है, वो कोकून है। कोकून, क्योंकि जो कोकून होता है उसका शिशु अवस्था जो होता है लार्वा कहा जाता है और युवा अवस्था में जब होता है उसे प्यूपा कहा जाता है। जैसे लार्वा जो होता है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो शिशु टाइप के होते हैं, वही कीड़े वही होते हैं। तो जब वो शिशु अवस्था में होते हैं, यानी जब पैदा होते हैं, तो उन्हें लार्वा कहा जाता है। और जब थोड़ा बड़े होते हैं, युवा अवस्था में जाते हैं, तो उन्हें प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा जब बड़े हो जाते हैं तो वृद्धावस्था तक जब पहुंचते हैं तो वो सबसे अधिक मात्रा में रेशम का निर्माण करते हैं। तो जो उनका तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था, उस अवस्था को कोकून कहा जाता है। इसलिए जो वृद्धावस्था में जाते हैं उनका हालत तो वैसे डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा थूकते हैं। थूक थूक कर जो इनका थूक होता है वही तो रेशम बनता है, वही चीज़ है रेशम। तो जैसे बुढ़ापे में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, हम इंसानों में ही देख लीजिए, जो बूढ़े लोग होते हैं एक एक कटोरा थूक देते हैं। तो उसी तरह ये भी वृद्धावस्था में थूकते हैं और इन्हीं के थूक का रेशम का उत्पादन किया जाता है। हम आपको कुछ आगे दिखाते हैं रेशम कैसे ये कीड़े होते हैं, उनका आकार कैसा हो। यहाँ आप देख सकते हैं, यही रेशम के कीड़े जो हैं, यही सब रेशम के कीड़े, ये जो शहतूत का वृक्ष होता है उसके पत्ते पर ये बैठे हुए हैं। और ये यही होते हैं रेशम के कीड़े। ये जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो इन्हें कोकून कहा जाता है, और जब लार्वा के रूप में रहते हैं तो इन्हें शिशु शिशु अवस्था में जब रहते हैं तो लार्वा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो बूढ़े लोग हैं ये लोग थूके हुए हैं और इनके थूक को निकाल कर काट लिया जाता है। काट कर उसे एक तरह से रेशम के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो इनका थूक होता है। इस तरह से कटाई बुनाई भी करके उसे अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। बात करते हैं अब सेरीकल्चर के। सेरीकल्चर आप
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और अब आगे बात करते हैं हम एपीकल्चर। एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। जो मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? फ्रक्टोज और सुक्रोज। मधुमक्खी की चाल जो होती है बहुत अधिक होती है, 16 मील प्रति घंटा। और इसका जो छत्ता होता है मोम का बना होता है। सबसे रोचक बात इनकी होती है, इनमें फैमिली तरह की जॉइंट परिवार होता है इनका। ये जॉइंट परिवार में रहते हैं। एक इसमें होती है रानी। रानी जो होती है, इनका जो जीवन काल औसत होता है लगभग 5 साल तक जी सकते हैं रानी मधुमक्खियों में। और ये रानी जो है, एक होती है रानी, दूसरे होते हैं नर इनके परिवार में, और तीसरे श्रमिक होते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं। लेकिन रानी जो होती है एक बार में लगभग 2000 अंडे तक देती है। इतने अंडे एक बार में देती है। लेकिन जब होता ऐसा है इनमें कि रानी जो है जब अंडे देती है तो रानी के शरीर से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड निकलता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो निकलता है रानी के शरीर से, यानी जब रानी बच्चे देती है तो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक उसके शरीर से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड निकलता है, जिसका वो छिड़काव करती है सभी अंडों पर। और ये जो अंडों पर छिड़काव करती है, टहल घूमकर सबके ऊपर छोड़ती हुई पोतती हुई चली जाती है। तो इसका जो एसिड जो है, इसका सबसे बुरा प्रभाव जो होती हैं महिलाएं होती हैं, यानी जो मादा होती हैं, फीमेल होती हैं मधुमक्खियों में, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इसका एसिड का पड़ता है। इसके प्रभाव से वो जो फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं वो नपुंसक बन जाती हैं। रानी यह चाहती है जानबूझकर उनके ऊपर एसिड डालती है जिससे वो नपुंसक बन जाएं और छत्ते में कोई दूसरी मादा ना रहे, बस केवल रानी मधुमक्खी ही रहे। इस प्रकार से, और जो ये एसिड होता है नरों के ऊपर काम नहीं करता है। जो मेल होते हैं उनके ऊपर इस एसिड का कोई असर नहीं होता। जो फीमेल होती हैं उन्हें यह एसिड जो है नपुंसक बना देता है। तो वो बेचारी नपुंसक बन जाती हैं तो कोई काम रहता नहीं, तो श्रमिक वाला काम करती हैं। तो वो श्रमिकों की भांति दिन भर दौड़ती रहती हैं, फूलों से रस उस लेकर जो आना रहता है वही लेके आती जाती हैं। और ये जो नर होते हैं ये रानी के चक्कर में यहीं पर एक जगह बैठे रहते हैं। रानी छत्ते को छोड़कर कभी उड़ती नहीं है। तो नर लोग आप देखते होंगे छत्ते जहाँ होते हैं, छत्तों में कुछ मधुमक्खियाँ जो इधर उधर उड़ती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। तो वो तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो उसमें कुछ बैठे रहते हैं हमेशा उसी में पड़े रहते हैं, वो रानी होती है, और जो नर लोग होते हैं वो लोग होते हैं। और तो ज़्यादातर जो होती हैं हर बार 2-2 हज़ार अंडे देती रहती हैं। और ये जो रानी मधुमक्खी होती है एक बार अपने अंदर स्पर्म की इतनी संख्या एकत्र कर लेती है एक बार संबंध बनाने में, कि अगर कई सालों तक उसे संबंध नहीं बनाना पड़ेगा तो वो जो स्पर्म अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है उसी से हमेशा अंडे देती रहती है। तो रानी जो है इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। जो लेडीज होती हैं उसमें फीमेल मधुमक्खियों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ये अपना एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जब छत्ते पर टहल कर पूरा लगाती है हर तरफ, तो जो एसिड ऐसा तो होता नहीं कि सबके ऊपर लग जाता है, उसमें से कुछ मधुमक्खियाँ जो फीमेल होती हैं बच जाती हैं। वो बचकर धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं तो बड़ी होने के बाद वो भी फीमेल ही तो रहती हैं, तो कुछ पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। और ज़्यादातर जब ये रानी बूढ़ी हो चुकी होती है तो नई नई जब तैयार होती हैं फीमेल मधुमक्खियाँ, तो पुरुष का अट्रैक्शन उधर बढ़ने लगता है। तो ये जो नर होते हैं इस रानी को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, इस नई जो फीमेल मधुमक्खियाँ तैयार हुई होती हैं उनके पीछे ही भागने लगते हैं। तो
ये रानी एक छत्ते में दो मधुमक्खियाँ कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक दूसरे को सौतन मानती हैं और आपस में लड़ाई करके जब तक एक मर नहीं जाती तब तक वो फुर्सत नहीं लेती हैं। तो एक भी छत्ता होगा तो उसमें बस केवल एक ही मधुमक्खी रह सकती है, रानी वाली जो होती है। इस प्रकार और आगे हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे कभी छत्ते पर अगर गलती से आप किसी चीज़ से मार देते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कोई पत्थर मार दिए छत्ते पर, अगर वो पत्थर का जो टुकड़ा है अगर वो रानी को लग गया तो ये समझने वाली बात है, जब आप पत्थर छत्ते पर मारेंगे तो जो अगर रानी को नहीं लगा, रानी नहीं भागी, तो आपको कोई पीछा नहीं करेगा, कोई मधुमक्खी आपके पीछे नहीं आएगा। अगर वही पत्थर का टुकड़ा जो अगर रानी को लग गया तो रानी भागेगी वहाँ से, तो रानी जिधर भागेगी उधर सब भागेंगे। अगर रानी आपके पीछे भाग रही है तो पूरा मधुमक्खियों का जो झुंड है आपके पीछे ही आएगा। और अगर जब रानी को पत्थर लग जाता है तो खतरा बहुत हो जाता है। और कभी कभी कोई छत्ता खाली हो जाता है, अगर उसमें की रानी मर जाती है तो उसमें जो नर होते हैं वो उस छत्ते को छोड़कर दूसरे छत्ते में चले जाते हैं। या रानी जो होती है, इस प्रकार से जो रानी होती है वो सभी जो अंडे होते हैं एसिड छिड़क कर सबको नपुंसक बनाने का कार्य करती है। फिर अगर उसमें जो बचे हुए रहते हैं तो वो, अगर आप देखते होंगे कि अगर एक छत्ता कहीं पर है तो कुछ दिन बाद उसी के बगल में एक दूसरा छत्ता लगना तैयार हो जाता है। ये इस कारण होता है कि जो एसिड जिसके ऊपर नहीं पड़ता, वह जो फीमेल मधुमक्खी होती है बड़ी होती है तो वो रानी उसे भगाने की कोशिश करती है। तो वो जब भागती है जहाँ जाकर बैठेगी वहाँ पर उसके साथ भी कुछ पुरुष भाग जाएंगे, तो भाग के चले जाते हैं वहाँ पर, वो नए छत्ते का निर्माण करते हैं। फिर यही प्रक्रिया हमेशा सब में चलती रहती है। लेकिन जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसमें आदमी सब बहुत होते हैं चालाक। करते क्या है ये कि जो मधुमक्खियों में लड़ाई होती है ये रानी की, वो जब अंडे को देती है तो क्या करते हैं, जो रानी वाली मधुमक्खी होती है उसको कुछ दिन के लिए, एक आध हफ्ते तक उसके शरीर से जो एसिड निकलता है अंडे देने के बाद, वो एक आध हफ्ते तक उस रानी को पकड़ कर उसमें से निकाल कर डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो जब डिब्बे में बंद कर दिया जाएगा तो उसमें जो फीमेल अंडे होंगे, फीमेल मधुमक्खियाँ जो आगे होंगी, वो 7 दिन तक किसी तरह सरवाइव करके अगर जी जाएँ तो वो एसिड फिर उसके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं तो एसिड उन पर काम नहीं करता रानी का जो होता है। तो वो डिब्बे में बंद कर ली जाती है और उसके बाद रानी जब डिब्बे से खोली जाती है 7-8 दिन बाद, तो वो जाती है जब छत्ते में, तो अंडे जो होते हैं वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उसमें से बच्चे निकल आते हैं। तो एसिड उन पर कोई काम नहीं करता और उसमें से जो फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं अधिक मात्रा में पैदा होती हैं और वो भी आगे चल के रानी बनती हैं। तो रानी जब बनती हैं तो फिर उनकी भी वही प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से मधुमक्खी पालन में अधिक मात्रा में रानी मधुमक्खियाँ हो जाती हैं और कई छत्ते लगवा लेते हैं। इस प्रकार से मधु का पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। मधुमक्खियों की एक रोचक बात यह भी है, मधुमक्खियाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं अपने पीछे। इसी के माध्यम से ये अपना रास्ता पहचान सकती हैं, जो कि ये नृत्य के माध्यम से करती हैं। आप भी देखे होंगे कि इनकी कभी कभी एक ही जगह रुक कर ये भिनभिनाहट की आवाज़ करती हैं, उसमें ये एक तरंग छोड़ती हैं जिससे ये अपना रास्ता पहचान लेती हैं। और ये जो मधुमक्खियाँ आजकल कम होती चली जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रभावित कारण इनका होता है जो आपके मोबाइल टावर लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। मधुमक्खियाँ इनके कारण से ये जो अपनी तरंगे छोड़ते हैं, तो ये मोबाइल टावर वाले तरंगों को देखकर भटक जाते हैं, ये जान ही नहीं पाते कि हम किधर से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा छत्ता कहाँ पर है। और इन सब चीज़ों की जो खोज की थी 1973 में, इनके नृत्य के बारे में, इनकी भाषा कैसी होती है, जो पहचानने वाले थे सर वान फीस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और एक बात देख लेते हैं, मधुमक्खियों का जो डंक होता है, मधुमक्खी
और बिच्छू और चींटी, इन सबके जो डंक में होता है फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसमें से जिसका पीएच मान अधिक होता है उसका, ये बिच्छू वाला ज़्यादा होता है इसका, इसलिए ज़्यादा असर होता है। चींटी का सबसे कम होता है, मधुमक्खी का उससे ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से इनमें फार्मिक एसिड सभी में पाया जाता है। यहाँ हम वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों की यहाँ पर एक जो बहुत लंबा सा डंक होता है उसी के माध्यम से फूलों को चूसती हैं। और इनके शरीर में जो होता है, पेट का जो होता है, दो भाग होता है पेट में एक ये अपने एनर्जी के लिए, अपने लिए भोजन का निर्माण करती हैं, और एक जो होता है जाकर उसे निकालती हैं जिससे मधु बनता है। और ये यहाँ पर देखिए मधु का जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, इस प्रकार से डिब्बों में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बताई गई बातों को अच्छी तरह समझे होंगे, सेरीकल्चर और एपीकल्चर के बारे में। और अब हम अगले क्लास में बात करेंगे मछली पालन और पोल्ट्री के बारे में। तो ठीक है, आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।